हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप जानते हैं कि पिछली सीरीज में या पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। अभी तक जो बातें हमने पढ़ी उनका एक क्विक सा रिवीजन करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद में, इस सीरीज़ को पूरा करने के बाद में डोमेस्टिक वायलेंस का किसी टाइप का कोई डाउट आपका रिमेनिंग नहीं रहेगा। तो आइए पिछली क्लास की क्विक रिवीजन करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे भारत में जो कि पुराने ज़माने में पितृसत्तात्मक या पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पुरुष प्रधानता थी, मेल डोमिनेंस था, उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भारत के समाज में बुरी तरह से घर कर गया था। और उसको समाज ने स्वीकार भी कर लिया था, बुराई के रूप में नहीं देखा जाता था, छोटी मोटी मारपीट घरों में इग्नोर की जाती थी। महिलाएं कंटिन्यूअसली वायलेंस का शिकार थी और वो अपनी आवाज़ को दबाती थी। और ऐसा पुराने ज़माने में नहीं होता था कि कोर्ट में चले गए, डाइवोर्स की डिमांड कर ली या कहीं पे जाके केस लिखा दिया, ये सब नहीं हो रहा था, चुपचाप चीज़ें सही जा रही थी। दूसरी तरफ भारत की सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आया, क्योंकि हमने पढ़ा कि भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन को साइन किया जिसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाली सभी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के 92 की जनरल रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने माना, जो भी महिलाओं के खिलाफ वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, इनको अवॉइड करने की बात करता है। फिर हमने पढ़ा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 253 ये भारत की सरकार को बाध्य करता है या पावर देता है, एक तरह से यूं समझे, बाध्य नहीं, पावर देता है कि आपको उन सभी मुद्दों पे कानून बनाने की शक्ति है जो किसी विदेशी समझौते या कन्वेंशन के कारण आपको बनाने पड़ते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि महिलाओं के खिलाफ अगर वायलेंस होता है तो ये उनके मूलभूत अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 21, इन सब का उल्लंघन इसको माना जाता है। इन सभी कारणों से 2005 में भारत की सरकार ने एक कानून संसद में बनाया जो उस साल का 43rd कानून था। सितंबर 2005 में इस कानून को पारित किया गया और फिर हमने पढ़ा अक्टूबर 2006 में ये कानून इंप्लीमेंट हुआ। यहाँ तक की बात हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस कानून का स्ट्रक्चर या संरचना कैसी है, कानून किस तरह से बना हुआ है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें कानून का स्ट्रक्चर। ये जो कानून है हमारा, ये कुल मिला के 5 चैप्टर्स में, 5 चैप्टर और 37 सेक्शंस में बटा हुआ है। तो कानून में 5 चैप्टर हैं और 37 सेक्शन है। अब किसी भी कानून के बारे में आप जानते होंगे तो कानून को सबसे पहले चैप्टर्स में बांटा जाता है। हर चैप्टर के अंदर सेक्शन होते हैं, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन हो सकते हैं, सब सेक्शन के अंदर क्लॉज, सब क्लॉज, ये सब हो सकते हैं, प्रोविजो हो सकता है। तो आज इस सेशन में हम लोग देखते हैं कि इस कानून में चैप्टर कौन कौन से हैं और उन चैप्टर्स के अंदर सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। आप चाहें तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो देखो, कानून में सबसे पहला ही पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रीलिमिनरी। तो पहला चैप्टर हो गया हमारा प्रीलिमिनरी। फिर उसके बाद इसको नाम दे दिया मैंने चैप्टर 1। फिर उसके बाद में है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस। दूसरा चैप्टर हो गया डोमेस्टिक वायलेंस का। थर्ड जो हमारा चैप्टर है कानून में, वो थर्ड चैप्टर दो लोगों की पावर और ड्यूटीज बताता है। तो थर्ड चैप्टर को मैंने नाम दे दिया ड्यूटीज एंड पावर। किसकी ड्यूटीज एंड पावर? ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब ये सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है, ये हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमें बताता है इस कानून के सारे प्रोसीजर। वो बताता है प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग रिलीफ ऑर्डर। मतलब इस कानून में अगर आप रिलीफ ऑर्डर पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर हमारा हमेशा की तरह लास्ट चैप्टर, ये बन गया मिसलेनियस, जिसको हिंदी में हम लोग विविध भी बोल देते हैं। तो इस तरह से ये कानून टोटल मिला के 5 चैप्टर्स में बटा हुआ है। अब इन चैप्टर्स में अगर हम लोग सेक्शन देखें तो साथ के साथ सेक्शंस आपको हमेशा याद कर लेने चाहिए, याद करने में ईजी रहता है। तो सबसे पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी, उसके अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। उसके बाद आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 3। इस चैप्टर में इकलौता सेक्शन है। तो चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी गई है कि होता क्या है। फिर बात आती है चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसके अंदर सेक्शन स्टार्ट होता है 4 से, और 4 से लेके 11 तक, 4 to 11 सेक्शंस यहाँ पे हैं।
आप इसको यूं कनेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए पहला फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड यहाँ पे खत्म हुआ तो अगला चैप्टर 3 से शुरू होगा, 3 पे ये खत्म हुआ तो अगला 4 पे शुरू होगा, 4 से लेके 11 यहाँ पे आ गए तो अगला चैप्टर 12 से शुरू होगा। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ, इसमें 12 से शुरू करके और सेक्शन होते हैं टोटल मिला के 29 तक, तो 12 टू 29 सेक्शंस यहाँ पे हैं। फिर आ जाता है मिसलेनियस, अगर ये 29 पे खत्म हुआ तो मिसलेनियस का चैप्टर 30 पे शुरू होगा, और अगर ये 30 पे शुरू हुआ तो कानून में टोटल मिला के 37 सेक्शन है, ये लास्ट चैप्टर है, इसलिए कहाँ खत्म हो जाएगा, ये 37 पे। तो इस तरह से इस कानून में टोटल मिला के 5 चैप्टर और ये सारे सेक्शंस हैं। एग्जाम के लिए आप मुझसे पूछेंगे कि क्या चैप्टर याद करने हैं या सेक्शन, दोनों याद करने हैं। जुडिशरी के एग्जाम्स में कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस कानून के थर्ड चैप्टर के बारे में बताइए, या थर्ड चैप्टर किस बारे में है, या पूछ लेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा कौन से चैप्टर में दी गई है, तो चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। दूसरा, सेक्शन के बारे में तो सवाल आता ही है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे ये बताइए कि प्रोटेक्शन ऑर्डर की सेक्शन या धारा कौन सी है, तो आपको याद होनी चाहिए। अब जब हम लोग चैप्टर पहले याद करते हैं तो इससे सेक्शन याद करना कंपैरेटिवली इजियर हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये ऐसे कैसे याद कर लीजिए, अगली क्लास में मैं एक बार फिर रिमाइंड कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। एक बार क्विकली मेरे साथ साथ देखेंगे और कोशिश कीजिए, आप वीडियो भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्लास तो क्लास होती है, शर्माने की कोई वजह नहीं है। याद कर लीजिए टोटल मिला के 5 चैप्टर्स। और देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यूट्यूब पे यूट्यूबर्स की भीड़ भरी पड़ी है, उसमें रियल टीचर जो पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं ऐसे बहुत कम हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वीडियो कम लोगों तक पहुँचे, लेकिन उन लोगों तक पहुँचें जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं। तो मेरे साथ साथ बने रहिए और साथ साथ बोलिए। अगर मैं कहीं पे लिखने को कहता हूँ तो नोट डाउन कीजिए, और आप खुद से देखेंगे कि इससे बेहतर एफर्ट्स आपने यूट्यूब पे नहीं देखे होंगे। तो टोटल मिला के 5 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रिलिमिनरी, उसके अंदर ओनली 2 सेक्शन है, कौन कौन से, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेकंड चैप्टर जो है वो है घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें सिर्फ एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 3। उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ, या पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी के अधिकार और उसकी शक्तियां या उसके कर्तव्य। इसके अंदर सेक्शन शुरू होता है 4 से, कहाँ तक चलेगा ये, 11 तक। फिर आता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ, तो राहत आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, जिसके अंदर सेक्शन स्टार्ट होंगे सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 29 तक। और लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस, जिसका नाम है विविध हिंदी में, सेक्शन है 30 से लेके 37 तक। अब चलो ये बात तो समझ में आ जाती है। आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहें तो रेंडमली चैप्टर के नाम लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 नाम लिख लिए। नाम लिखने के बाद में इनको अपने आप से फिल कीजिए, सीरियल नंबर लिखने के बाद फिल कीजिए, थर्ड चैप्टर कौन सा, फोर्थ कौन सा, फर्स्ट कौन सा। फिर अगर ये हो जाता है तो इनके आगे सेक्शन लिखने की कोशिश कीजिए, आपको याद हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ सेक्शन नंबर लिख लो, उनको चैप्टर से लिंक कर लो कि कौन सा है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो ये सब बातें हम पिछले सेशन में पढ़ चुके थे। ये अभी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया वो है। अब इस स्ट्रक्चर को क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास में तो हम लोग धीरे 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 चीज़ों के साथ याद कर लेंगे। अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये टेबल जो है ये प्रिंट निकाल के और आप ऐसे कैसे याद कर सकते हैं। देखो प्रिलिमिनरी सेक्शन 2 है इसमें, 1 और 2। डोमेस्टिक वायलेंस में 3। पावर एंड ड्यूटीज वाले चैप्टर 3 के अंदर 4 से शुरू होता है और 4 से शुरू होके 11 तक। प्रोसीजर के अंदर 12 से लेके 29 तक, और लास्ट चैप्टर में 30 से लेके 37 तक। ये सब बातें मैं बता चुका। अब एक एक सेक्शन का नाम नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे समय के साथ उसको पढ़ते हुए चलेंगे। कोई भी लॉ जब हम पढ़ते हैं तो हमें लॉ के ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि इस कानून का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए इस कानून का जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा क्लियर है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या। सबसे पहले तो फीमेल के खिलाफ होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस से उनकी प्रोटेक्शन करना। अब प्रोटेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, महिलाओं के जो फंडामेंटल राइट है उनकी सेफ्टी की गारंटी की, भाई आपके राइट सुरक्षित रहेंगे, उनका हनन नहीं होगा। इसके अलावा महिलाओं को, फीमेल को शिकायतें दर्ज कराने के लिए इजी मैकेनिज्म देना, उनके ग्रीवेंस को रिड्रेसल करने का आसान मैकेनिज्म देना। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए न्याय को सरल बनाना। ये सब इस कानून के ऑब्जेक्टिव हैं। मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला है, पहला ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन। तो हर किसी टाइप के वायलेंस से उनको सुरक्षा देना। स्पेसिफिकली इस कानून में उस वायलेंस की बात करते हैं हम लोग जो विद इन फैमिली होता है, परिवार में होने वाली हिंसा की रोकथाम करना। उसके बाद दूसरा है महिलाओं के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, मतलब उनको प्रभावी रूप से लागू करना। तीसरा है उनको सही समय पे आसान तरीके से न्याय देना। अब आप सबने एक शब्द सुना है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देरी से मिलने वाला न्याय न्याय ना मिलने के बराबर है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि न्याय की समय रहते महिलाओं को प्राप्ति हो।
इसके अलावा हम लोग हर कानून में ये कोशिश करते हैं कि जो आज घटनाएं हो गई उनके खिलाफ महिलाओं को राहत देंगे, आरोपी को सजा देंगे, लेकिन इन फ्यूचर ऐसी घटनाएं ना हो उनका अकरेंस रोकेंगे। इसलिए कानून का ऑब्जेक्टिव है कि ऐसी घटनाओं को फ्यूचर में रोका जाएगा, उसके लिए हम कानून बनाएंगे। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल संधियां, इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने साइन किए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो आज के दिन वुमेन सेफ्टी के हैं, उन सबको हम लोग लागू करेंगे। अब स्ट्रक्चर की बात आ जाती है, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस कानून में या किसी भी कानून में सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये बात होती है कि कानून किसके लिए बना है, कानून किसको न्याय देगा। हम कोई कानून जब हम पढ़ते हैं तो कानून में नॉर्मली स्टार्टिंग में डेफिनेशंस दी होती हैं। जैसे भारत के लगभग कानूनों में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं। मैं लगभग कानून क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आईपीसी वगैरह जो पुराने कानून हैं उनमें सेक्शन 2 में नहीं थी, सारी डेफिनेशन नहीं थी। इवन इस कानून में भी जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन देखेंगे तो सेक्शन 3 में आएगी, लेकिन मेजरली जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में, इस कानून में सेक्शन 2 का सब सेक्शन है ए, ये याद कर लीजिएगा, सेक्शन 2A। वो ये बताता है कि इस कानून में एग्रीव्ड पर्सन किसे माना जाएगा, या व्यथित या उत्पीड़ित व्यक्ति किसे माना जाएगा। कानून न्याय उसे देगा जो इस कानून में एग्रीव्ड की परिभाषा में आता है। तो अगर मान लो कि मैं पुलिस थाने चला जाऊं और जाके वहां पे बोलूं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन लिख लो, सबसे पहले ये चेक होगा कि मैं एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में आता हूं या नहीं आता। अगर मैं एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता तो मुझे इस कानून के अधीन कोई भी न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अग्रीव्ड पर्सन। अग्रीव्ड पर्सन कौन होता है उसके लिए ध्यान से पढ़िए। आप सभी लोग जानते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, बाकी मैं किसी क्लास में एक्सप्लेन करूंगा इस मुद्दे पे कि कानून में जो परिभाषाएं होती हैं वो मेजरली दो तरह की होती हैं, या तो होती है इंक्लूसिव या होती है एग्जॉस्टिव या एक्सक्लूसिव। ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है जो क्लियरली डिफाइन करता है, एकदम स्पष्ट करता है कि एग्रीव्ड पर्सन का मतलब क्या है। एग्रीव्ड पर्सन मीन्स, अब यहाँ से एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखते चलिएगा। एग्रीव्ड पर्सन मीन्स एनी वुमन। सबसे पहले एग्रीव्ड पर्सन सिर्फ और सिर्फ महिला हो सकती है। इसका मतलब अगर किसी मेल के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो तो इस कानून में उसके लिए न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है। दिस कानून इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर वुमेन ओनली। तो इस कानून में पीड़ित सिर्फ महिला हो सकती है। मीन्स एनी वुमेन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ आप केस करने गए हैं, जिसके खिलाफ आप राहत की मांग कर रहे हैं कि देखो ये मेरे साथ मारपीट करता है, इसको रोको, तो वो रिस्पोंडेंट हो गया। कोई भी महिला जो उस रेस्पोंडेंट के साथ में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हो। तो अब हमें एक और वर्ड नया मिल गया, कौन सा, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये घरेलू संबंध या डोमेस्टिक रिलेशन क्या होता है। आगे लिखा हुआ है हु एलेज टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। अब इस डेफिनेशन को अगर हम लोग तोड़ें तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी फीमेल इस कानून में पीड़ित या अग्रीव्ड कब मानी जाती है। अग्रीव्ड माना जाने के लिए, एग्रीव्ड पर्सन एग्रीड माने जाने के लिए तीन चार कंडीशन है, वो चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन है इट मस्ट बी अ वुमन, महिला होनी चाहिए। महिला के अलावा अगर मैन है तो मैन की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, वुमन होनी चाहिए। वुमन के साथ साथ प्लस उसका डोमेस्टिक रिलेशन होना चाहिए। डोमेस्टिक रिलेशन क्या होता है उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक रिलेशन होना चाहिए और साथ में उसके साथ जो घटना हुई है जिसका वो आरोप लगा रही है उस घटना का नाम होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस। अगर ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती हैं, महिला हो, डोमेस्टिक रिलेशन रहा हो किसके साथ, आरोपी के साथ, जो रेस्पोंडेंट है उसके साथ, और उनके बीच में जो घटना हुई वो डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई, तब जाके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में व्यक्ति को पीड़ित या अग्रीव्ड माना जाता है और तब जाके उसका केस इस कानून में रजिस्टर होता है। अब इसके लिए हमें दो तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी। वुमन किसे कहते हैं ये तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो इसकी डेफिनेशन की नीड नहीं है, लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि आखिर डोमेस्टिक रिलेशन किसे कहते हैं। तो अभी सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। फिर बात आती है डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहते हैं, तो हर किसी चीज़ को डोमेस्टिक वायलेंस नहीं माना जा सकता। किस किस चीज़ को डोमेस्टिक वायलेंस मानते हैं वो सेक्शन 3 में कवर्ड है। क्या सिर्फ मारना पीटना ही डोमेस्टिक वायलेंस है? क्या किसी महिला को गाली गलौज करना भी डोमेस्टिक वायलेंस है? क्या किसी महिला को भूतनी कह देना डोमेस्टिक वायलेंस है? क्या किसी महिला को सेकंड हैंड कह देना ये डोमेस्टिक वायलेंस है? ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसाइडेड केसेस हैं, इसको अदरवाइज ना लें। ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि पति ने अपनी पत्नी को सेकंड हैंड कह दिया। अब हाई कोर्ट ने 3 करोड़ रुपए का पति पे जुर्माना लगाया था, इसलिए वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक ऐसे ही एक पति ने अपनी पत्नी को भूतनी कह दिया या भूत कह दिया, डायन कह दिया, तो कोर्ट ने माना कि भाई ये कोई क्रुएलिटी नहीं है। तो इस तरह की चीजें हो चुकी हैं।
तो आइए एक एक करके इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि ये कानून सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, बट उस वुमन की एज क्या होगी वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब महिला का माइनर होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई माइनर भी है तो भी डोमेस्टिक वायलेंस में प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकती है। लेकिन याद रखिए, महिला माइनर हो या अडल्ट हो, दोनों कवर्ड हैं, बट जो पुरुष है वो कवर्ड नहीं है। यहाँ पे रुक के एक बात आपको और समझनी होगी कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ घर की चार दीवारी में होने वाली हिंसा को रोकता है। वो कैसे, हम आगे बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि चार दीवारी के बाहर अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी तो कवर नहीं होगी, होगी। लेकिन जो नॉर्मल वायलेंस होता है, जैसे कोई फीमेल मान लो कि रोड से जा रही है, एक अनजान आदमी उसके साथ में कोई हिंसात्मक घटना को अंजाम देता है, तो ये कानून वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया वो सब आपने कैच किया होगा, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, याद नहीं हुआ, तो वीडियो को एक बार चला के फिर देख लो, सब याद हो जाएगा। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक किए बिना, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना आगे ना बढ़ें। थैंक यू।